हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ लिया। पिछले लेक्चर में हमने कॉम्पैक्शन से रिलेटेड सारी बातें करी। कॉम्पैक्शन क्या होता है, कैसे कॉम्पैक्शन से रिलेटेड मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कैलकुलेट किया जाता है। 4 टेस्ट हमने पढ़े, किस टेस्ट में कितनी एनर्जी यूज होती है वो हमने देखा। उसके बाद हमने जीरो एयर वॉइड लाइन का कंसेप्ट देखा और उसके बाद देखा ड्राई साइड ऑफ द ऑप्टिमम और वेट साइड ऑफ द ऑप्टिमम का कंसेप्ट क्या होता है। उसके रिगार्डिंग फिर हमने जितने भी क्वेश्चंस गेट में पूछे गए थे कॉम्पैक्शन से, वो सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए विथ प्रॉपर रीजंस एंड विथ प्रॉपर वैलिडेशंस। अब इसी के आगे हम बढ़ते हैं। आप याद करिए, जब हम कॉम्पैक्शन पढ़ रहे थे तो कॉम्पैक्शन पढ़ने के दौरान जब कॉम्पैक्शन की शुरुआत हमने की थी तो सबसे पहला टर्म मैंने जो आपको बताया था वो कंप्रेसिबिलिटी का था। कंप्रेसिबिलिटी क्या थी? कंप्रेसिबिलिटी वाज द प्रोसेस ऑफ द वॉल्यूम रिडक्शन इन द सॉइल। सॉइल के वॉल्यूम रिडक्शन की प्रोसेस को हमने कंप्रेसिबिलिटी का नाम दिया था। इस कंप्रेसिबिलिटी के पीछे कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे, हमने एक पूरी लिस्ट बनाई थी। टोटल 6 नाम आपको याद होंगे। एक्सपल्शन ऑफ द एयर, कंप्रेशन ऑफ द एयर, कंप्रेशन ऑफ द वाटर, एक्सपल्शन ऑफ द वाटर, कंप्रेशन ऑफ द सॉलिड्स एंड प्लास्टिक रीअरेंजमेंट ऑफ द सॉलिड्स। इनमें से हमने कंप्रेशन ऑफ द लिक्विड्स और कंप्रेशन ऑफ द सॉलिड्स वाले फैक्टर को रिमूव कर दिया था, क्योंकि हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि लिक्विड्स मतलब पानी जो है दैट इज इनकंप्रेसिबल और सॉलिड्स भी आपके होते हैं इनकंप्रेसिबल। तो ये दो फैक्टर्स हट गए थे। फिर बचे थे हमारे पास टोटल 4 फैक्टर्स, जिसमें से 2 फैक्टर्स रिलेटेड थे एयर के साथ, दैट इज रिमूवल ऑफ द एयर मतलब एक्सपल्शन ऑफ द एयर एंड कंप्रेशन ऑफ द एयर। कंप्रेशन ऑफ द एयर एंड एक्सपल्शन ऑफ द एयर के कारण जो वॉल्यूम रिडक्शन की प्रोसेस होती है उसको हमने कॉम्पैक्शन में देख लिया था। अब बारी आती है पानी की। एक्सपल्शन ऑफ द वाटर जब होगा सॉइल के अंदर से, कैसे होगा वो हम बात करेंगे आगे। लेकिन ये जो एक्सपल्शन ऑफ द वाटर होगा सॉइल में से, जब पानी बाहर निकलेगा तो इस पानी बाहर निकलने की जो प्रोसेस है, इस पानी के बाहर निकलने के कारण जो वॉल्यूम रिडक्शन की प्रोसेस है सॉइल की, उसको नाम दिया जाता है प्राइमरी कंसोलिडेशन का। दैट इज नोन एज प्राइमरी कंसोलिडेशन। और मैंने कंप्रेसिबिलिटी पढ़ाते समय ही आपको बताया था कि हमारे लिए कंसोलिडेशन का मतलब सिर्फ प्राइमरी कंसोलिडेशन ही रहेगा। हमको सेकेंडरी कंसोलिडेशन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं होता है। मैं सिर्फ गेट और ईएस के लिए बात नहीं कर रहा हूं कि गेट और ईएस में सेकेंडरी कंसोलिडेशन नहीं पढ़ा जाता है, नहीं। ग्रेजुएशन लेवल में ही सेकेंडरी कंसोलिडेशन की बातें नहीं की जाती हैं। हमारे लिए जो कंसोलिडेशन है वो सिर्फ प्राइमरी कंसोलिडेशन होता है। वी विल ओनली हैव टू स्टडी प्राइमरी कंसोलिडेशन। तो अगर कहीं पर सिर्फ कंसोलिडेशन लिखा हुआ है, अगर कहीं पर सिर्फ कंसोलिडेशन लिखा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट आप उसको प्राइमरी कंसोलिडेशन ही समझेंगे। ठीक है ये बात। तो हम जिस कंसोलिडेशन को पढ़ने जा रहे हैं दैट विल बी दी प्राइमरी कंसोलिडेशन, वो प्राइमरी कंसोलिडेशन ही रहेगा। अब प्राइमरी कंसोलिडेशन की डेफिनेशन क्या है ये भी हमको समझ में आ गई कि भाई सॉइल का वॉल्यूम रिडक्शन का प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस ऑफ द वॉल्यूम रिडक्शन ऑफ द सॉइल ड्यू टू द रिमूवल ऑफ द वाटर विच वाज प्रेजेंट इन द वॉइड्स ऑफ द सॉइल। सॉइल के वॉइड्स में जो पानी प्रेजेंट है उस वॉइड्स वाले पानी का अगर रिमूवल होता है सॉइल के अंदर से, इफ दिस वाटर गेट रिमूव्ड फ्रॉम द सॉइल, तो सॉइल के वॉल्यूम में चेंज आएगा। बट ऑब्वियस सी बात है सॉइल के वॉल्यूम में चेंज आएगा। और ये जो वॉल्यूम का चेंज मुझे दिखेगा सॉइल में, ये जो वॉल्यूम का रिडक्शन मुझे सॉइल में दिखेगा, इस वॉल्यूम के रिडक्शन की प्रोसेस को वी विल डिफाइन इट एज कंसोलिडेशन, या टू बी मोर अगर और ज्यादा डिटेल में जाए तो इट इज प्राइमरी कंसोलिडेशन। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले और फिर आगे समझते हैं इस कंसोलिडेशन से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म्स को। चलिए जरा, तो पहले कंसोलिडेशन मतलब प्राइमरी कंसोलिडेशन की डेफिनेशन लिखते हैं। फिर से मैं आपके लिए रिपीट कर रहा हूं कि अगर हम सिर्फ कंसोलिडेशन बोल रहे हैं तो वो प्राइमरी कंसोलिडेशन ही माना जाएगा। तो प्राइमरी कंसोलिडेशन क्या हुआ? प्राइमरी कंसोलिडेशन भाई, प्राइमरी कंसोलिडेशन को हमने कैसे डिफाइन किया? इट इज द प्रोसेस ऑफ द वॉल्यूम रिडक्शन, इट इज द प्रोसेस ऑफ वॉल्यूम रिडक्शन इन द सॉइल, इट इज द प्रोसेस ऑफ वॉल्यूम रिडक्शन of soil
ड्यू टू रिमूवल ऑफ वाटर, कौन सा पानी? जो वॉइड्स में मौजूद है, ड्यू टू द रिमूवल ऑफ वाटर प्रेजेंट इन दी voids of soil, प्रेजेंट इन दी voids of soil। सॉइल के voids में जो पानी प्रेजेंट है, उस पानी के रिमूवल के कारण अगर सॉइल का वॉल्यूम चेंज होता है, वॉल्यूम रिड्यूस होता है, तो उस प्रोसेस को हमने प्राइमरी कंसोलिडेशन का नाम दिया। एक चीज और बता दे रहा हूं मैं, रिमूवल ऑफ वाटर प्रेजेंट इन दी voids की जगह पर कई बुक्स में लिखते हैं पोर वाटर। द प्रोसेस ऑफ वॉल्यूम रिडक्शन of the soil due to removal of water present in the voids, जो मैंने लिखा हुआ है water present in the voids की जगह पे कई बुक्स में आपको पोर वाटर लिखा देखने को मिलेगा। वाटर प्रेजेंट इन दी voids को क्या बोल रहे हैं? ये होना भी चाहिए, एक ही तो बात है, इसमें क्या दिक्कत होनी चाहिए? पोर वाटर, द वाटर विच इज प्रेजेंट इनसाइड द पोर्स ऑफ द सॉइल। अरे पोर्स मतलब ही तो वॉइड्स, एक ही बात तो है। ये खाली स्पेस जो सॉइल के अंदर में है, दो सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में जो एम्प्टी स्पेस है, उस एम्प्टी स्पेस को वॉइड्स कह दो, पोर्स कह दो, जो मना है वो कहो। तो जो पानी उन वॉइड्स में अवेलेबल था, उस पानी को पोर वाटर भी कहते हैं। तभी तो इस पानी ने जो प्रेशर बियर किया था उसको पोर वाटर प्रेशर कह दिया था, क्योंकि कौन सा पानी प्रेशर बियर कर रहा था? वो पानी जो सॉइल के सॉलिड्स के बीच में मौजूद था, सॉइल के पोर्स में जो पानी मौजूद था, उसने जो प्रेशर बियर किया था उसको हमने पोर वाटर प्रेशर कहा था कि नहीं कहा था? तो पोर वाटर भी अगर लिख दे तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो आई होप कि ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई कि कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है। टू बी मोर फ्रैंक, प्राइमरी कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है? प्राइमरी कंसोलिडेशन क्या होता है? लेकिन बार बार हम प्राइमरी शब्द का यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ कंसोलिडेशन बोलेंगे, और जहां पर भी मैं कंसोलिडेशन बोलूंगा आपको उसको प्राइमरी कंसोलिडेशन ही समझना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपके साथ जो मैं शेयर करूंगा, ये जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, ये जो चैप्टर आपका शुरुआत हो रहा है प्राइमरी कंसोलिडेशन का, फेज रिलेशनशिप और इंडेक्स प्रॉपर्टी के बाद अगर कोई चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो होता है प्राइमरी कंसोलिडेशन या फिर कंसोलिडेशन का चैप्टर। आज तक अगर आप पिछले 15 साल के पेपर या जितना मन आए, जितने और पेपर आपके पास पुराने अवेलेबल हो, 20 साल 25 साल जब से गेट शुरू हुआ है से लेके 2000 लेटेस्ट जो भी पेपर आपका है गेट का, वहां तक के पेपर्स का अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आपको एक चीज कॉमन मिलेगी कि फेज रिलेशन और कंसोलिडेशन, इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। भले वो एक नंबर का पूछा जाए, लेकिन कंसोलिडेशन और फेज रिलेशनशिप से क्वेश्चन हर साल गेट में, इंजीनियरिंग सर्विसेज प्री में और इंजीनियरिंग सर्विसेज के मेंस में पूछे ही जाते हैं। कंसोलिडेशन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। फेज रिलेशनशिप जैसे बहुत छोटे 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 बहुत सारे कंसेप्ट आएंगे, बहुत सारे फॉर्मूले आने वाले हैं यहाँ पर, तो सारी चीजें ध्यान से देखते चलिएगा। क्वेश्चंस भी बहुत सारे फ्रेम होंगे यहाँ पर, तो हम दो दो तीन तीन कंसेप्ट पढ़ते हुए उन कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है ना। तो अभी तो शुरुआत हुई है, अभी सिर्फ सुनते रहिएगा चीजों को, समझते रहिएगा चीजों को, एक बेस बना ले हम जरा पहले चैप्टर का, उसके बाद फिर इसकी टेक्निकलिटी में अंदर पहुंचेंगे। तो कंसोलिडेशन का क्या मतलब है ये आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई कंसोलिडेशन का जो प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं, उस कंसोलिडेशन के प्रोसेस का मतलब क्या है। चलिए, ये बात क्लियर हो गई तो आगे बढ़ते हैं, और आगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करता हूं। वो बात है कंसोलिडेशन के बेस पर। कंसोलिडेशन का मतलब हुआ है सॉइल में से पानी का बाहर निकलना। प्रैक्टिकली तो जब सॉइल के ऊपर में लोड आता है, ध्यान से सुनिएगा छोटी छोटी बातें, प्रैक्टिकली जब सॉइल के ऊपर में लोड आता है तो प्रैक्टिकली तो सबसे पहले उसके अंदर से एयर रिमूव होती है, लेकिन एयर के रिमूवल के दौरान ही, एयर के रिमूव होने के साथ साथ ही थोड़ा बहुत पानी भी सॉइल में से बाहर निकलना चालू कर देता है। प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं मैं, फिर थियोरेटिकल बात क्या होगी वो भी बताऊंगा कि भाई आपकी सॉइल के ऊपर में कोई लोड आया, लोड आने पर पहली बात तो ये तय है कि उसमें से एयर बाहर निकलेगी,
लेकिन एयर के बाहर निकलने के साथ साथ पैरेलल में ही कुछ पानी भी बाहर निकलना चालू कर देता है। मतलब कहने को हम ये कह सकते हैं कि कॉम्पैक्शन मतलब रिमूवल ऑफ द एयर और रिमूवल ऑफ द वाटर प्रैक्टिकली एक साथ शुरू हो जाता है सॉइल के अंदर में। हालांकि एयर का रिमूवल बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और पानी का रिमूवल चलता रहेगा, लेकिन इन दोनों एयर और वाटर के रिमूवल की प्रोसेस सॉइल के अंदर में लोड लगने के साथ चालू हो जाती है एक साथ। ये प्रैक्टिकल सिनारियो है। लेकिन थ्योरेटिकली वी विल अज्यूम दैट कि सबसे पहले सॉइल में से एयर बाहर निकलेगी। जब एयर पूरी तरीके से बाहर निकल जाएगी उसके बाद ही सॉइल में से पानी का बाहर निकलना शुरू होगा। ऐसा मानते हैं हम, होता नहीं है ऐसा। होता तो क्या है कि एयर और वाटर दोनों एक साथ निकलना शुरू कर देते हैं। हालांकि एयर के बाहर निकलने की प्रोसेस जल्दी कंप्लीट हो जाती है, लेकिन पानी के बाहर निकलने की प्रोसेस कंटिन्यूएशन में चलती रहती है। लेकिन थियोरेटिकली वी विल अज्यूम दैट, थियोरेटिकली हम क्या अज्यूम करेंगे? थियोरेटिकली हम ये अज्यूम करेंगे कि सॉइल में से पहले हवा बाहर निकलेगी, मतलब कॉम्पैक्शन होगा पहले। कॉम्पैक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद, कॉम्पैक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद ही सॉइल में से पानी के बाहर निकलने की प्रोसेस मतलब कंसोलिडेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। ये हमारा अजम्पशन रहेगा इस पूरे चैप्टर में। तो वो अजम्पशन लिख लेते हैं हम। क्या अजम्पशन रहेगा हमारे लिए? जो हमारे लिए अजम्पशन रहेगा इस कंसोलिडेशन के चैप्टर में वो ये रहेगा कि वी विल अज्यूम दैट the process of कंसोलिडेशन टर्म लिख रहा हूं तो बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, कंसोलिडेशन का मतलब प्राइमरी कंसोलिडेशन ही है। दैट द प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन विल स्टार्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ compaction. The process of consolidation will start after the completion of compaction. Compaction जब खत्म हो जाएगा उसके बाद ही शुरू होगा कंसोलिडेशन, ऐसा मानते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है बेटा। प्रैक्टिकली तो कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन की स्टार्टिंग कई बार एक साथ हो जाती है कि भाई जब लोड लगा तो हवा के साथ थोड़ा बहुत पानी भी बाहर निकल जाता है शुरुआत में, मतलब कंसोलिडेशन तो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन भाई अब जब चीजों को एनालाइज करना है, चीजों को समझना है, तो फिर यही मानते हैं हम कि पहले कॉम्पैक्शन होगा, जब कॉम्पैक्शन खत्म हो जाएगा उसके बाद चालू होगा कंसोलिडेशन। इस बात में मैं बार बार फोकस क्यों कर रहा हूं? ये जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि पहले हम ये अज्यूम करेंगे कि पहले कॉम्पैक्शन खत्म हो जाएगा उसके बाद शुरू होगा कंसोलिडेशन, ये मैं इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस क्यों कर रहा हूं? मैं इस बात पे फोकस इसलिए कर रहा हूं बहुत ज्यादा कि जिस सॉइल के अंदर में हम कंसोलिडेशन की थियरी पढ़ने वाले हैं, जिस सॉइल के लिए हम कंसोलिडेशन की थियरी पढ़ने वाले हैं, उस सॉइल में कॉम्पैक्शन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, तभी तो कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ है। यह अजम्पशन पढ़ो। We will assume that the process of consolidation will start after the completion of the compaction. मतलब जिस सॉइल के ऊपर में हम कंसोलिडेशन स्टडी करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, जिस सॉइल के लिए हम कंसोलिडेशन स्टडी करने जा रहे हैं उस सॉइल में कॉम्पैक्शन ऑलरेडी खत्म हो चुका है। और कॉम्पैक्शन खत्म हो चुका है मतलब जिस सॉइल में कंसोलिडेशन की स्टडी करने जा रहे हैं, क्या हम अज्यूम कर सकते हैं दैट सॉइल विल बी फुल्ली सैचुरेटेड? हवा बाहर निकल चुकी है पूरी। कंप्लीशन ऑफ कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्शन कंप्लीट हो चुका है। कॉम्पैक्शन कंप्लीट हो चुका है मतलब द एयर हैज बीन रिमूव्ड कंप्लीटली। अज्यूम किया है ये, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, लेकिन जो चीज अज्यूम कर रहे हैं उसी के बेस पे हम हमारा एनालिसिस करते हैं। तो हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि आफ्टर दी कंप्लीशन ऑफ द कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्शन कंप्लीट हो चुका है मतलब एयर हैज बीन रिमूव्ड कंप्लीटली, एयर पूरी तरीके से रिमूव हो चुकी है, मतलब जिस मिट्टी में कंसोलिडेशन स्टार्ट होने वाला है वो मिट्टी फुल्ली सैचुरेटेड होगी।
तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जिस भी सॉइल के ऊपर में कंसोलिडेशन पढ़ा जा रहा है, सॉइल विल बी कंप्लीटली सैचुरेटेड। किसके लिए बात कर रहा हूं ये मैं? कंसोलिडेशन की स्टडी जिस सॉइल के ऊपर में की जाएगी, कंसोलिडेशन का एनालिसिस जिस सॉइल के ऊपर में किया जाएगा, हम क्या मानेंगे? अब हम मानेंगे कि वो सॉइल कैसी है? कंप्लीटली सैचुरेटेड है। कौन सी सॉइल? जिसके ऊपर में कंसोलिडेशन का एनालिसिस किया जा रहा है। फॉर कंसोलिडेशन एनालिसिस, कंसोलिडेशन के एनालिसिस के लिए हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि आपकी जो सॉइल है वो फुल्ली सैचुरेटेड मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी? क्योंकि हमने ऐसा अज्यूम कर लिया है कि कॉम्पैक्शन खत्म होगा, उसके बाद ही शुरू होगा कंसोलिडेशन। चलिए ये बात भी क्लियर हो गई एकदम। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, कोई भी डायरेक्टली एग्जाम में नहीं पूछने वाला आपसे ये सब चीजें, लेकिन इन सब चीजों के बिना आपके कंसोलिडेशन का एनालिसिस, कंसोलिडेशन के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। फॉर्मूला तो याद कर ही लेंगे हम, फॉर्मूला तो हम याद कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस फॉर्मूले के पीछे की जो कहानी है, उस फॉर्मूले के पीछे का जो कंसेप्ट है, वो तो पता होना चाहिए ना बेटा। एक स्टोरी लाइन जब हमारे पास रहेगी ना, तो उस स्टोरी के तहत जब हम कंसेप्ट्स को समझेंगे तो हम एक से एक चीज लिंक कर पाएंगे। और जब तक चीजें लिंक्ड नहीं होंगी एक दूसरे से, जब तक चीजें जुड़ेंगी नहीं एक दूसरे से, तब तक चैप्टर पढ़ने का मजा नहीं आता है। तो कोई भी चैप्टर, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर, कोई भी कंसेप्ट पढ़ने के लिए उस कंसेप्ट के थोड़े से पीछे जाके उसके बैकग्राउंड को ढूंढने की कोशिश किया करिए। बैकग्राउंड अगर आपको क्लियर हो गया उस कंसेप्ट का, तो फिर वो कंसेप्ट आप कभी नहीं भूलोगे। तो ये हम धीमे 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 कंसोलिडेशन के कंसेप्चुअल नॉलेज की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत धीमे धीमे बढ़ रहे हैं। ये बात क्लियर हो गई? चलो अब दूसरी बात बताइए भाई, कंसोलिडेशन का प्रोसेस है क्या? कंसोलिडेशन का प्रोसेस है, सॉइल में से पानी बाहर निकलेगा और पानी बाहर निकलने के कारण वॉल्यूम कम होगा, और वॉल्यूम रिडक्शन की जो प्रोसेस होगी उसी को हम कंसोलिडेशन कहेंगे। यही है बात, यही है मतलब कंसोलिडेशन का। अब अगर यही है मतलब कंसोलिडेशन का, तो मतलब सॉइल में से पानी के बाहर निकलने की प्रोसेस देखनी है हम। सॉइल में से पानी तो तभी बाहर निकलेगा ना जब सॉइल में पानी रहेगा। बात को गौर करिएगा, बहुत छोटी सी बात है लेकिन सोचने वाली बात है ये। भाई अगर हम कंसोलिडेशन पढ़ रहे हैं तो सॉइल में से पानी के बाहर निकलने की प्रोसेस को देख रहे हैं, सॉइल में से पानी के बाहर निकलने की प्रोसेस को एनालाइज कर रहे हैं। अब भाई सॉइल में से पानी तो तभी बाहर निकलेगा ना जब उस सॉइल में पानी होगा। बात समझ रहे हो? कौन सी मिट्टी के अंदर में पानी होगा? क्या सैंड के अंदर में कभी पानी रुकेगा? अरे भाई आप सॉइल में से पानी बाहर निकालने की बात कर रहे हो, तो पानी तो तभी बाहर निकलेगा ना जब उस सॉइल के अंदर में पानी होगा। ग्रेवल पानी को स्टोर नहीं करेगा, सैंड के अंदर में पानी नहीं रुकेगा, सिल्ट में रुक सकता है, नहीं रुक सकता। क्ले ही एक ऐसी सॉइल है जो पानी रुकेगा जिसके अंदर में, और जिसमें से पानी बाहर निकलने की प्रोसेस को एनालाइज किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सैंड में से पानी बाहर निकलने की प्रोसेस को आप एनालाइज नहीं कर सकते। सैंड में से पानी बाहर निकलने की प्रोसेस तो बेटा एक बहुत ही छोटे ड्यूरेशन की प्रोसेस होगी। ये पानी डाला, ये पानी बाहर निकला, खत्म हो गई प्रोसेस। क्योंकि क्ले की परमेबिलिटी बहुत कम होती है, सिंस द परमेबिलिटी ऑफ द क्ले इज वेरी लेस, तो क्ले में से पानी बाहर निकलने की जो प्रोसेस होगी वो काफी लंबी प्रोसेस होगी। समझ पा रहे हो? सैंड में तो क्या हुआ बेटा, सैंड और ग्रेवल में क्या हुआ, ये पानी डाला, ये निकल गया पानी तुरंत। तो सैंड और ग्रेवल में हम जनरली कंसोलिडेशन की बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं क्ले के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपका स्ट्रक्चर तो क्ले पे ही बनेगा बेटा। आप कोई सा भी स्ट्रक्चर जब बनाएंगे सिविल इंजीनियरिंग का, तो वो स्ट्रक्चर तो क्ले पे ही बनेगा। जब वो लोड क्ले के ऊपर में आएगा तो क्ले के अंदर में वॉल्यूम रिडक्शन की प्रोसेस चालू होगी। पहले हवा बाहर निकल चुकी होगी कॉम्पैक्शन के प्रोसेस में, फिर धीमे धीमे उस सॉइल में से पानी बाहर निकलना चालू होगा।
उस पानी के बाहर निकलने की प्रोसेस के कारण भी सॉइल का वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस होगा। तो हम जिस सॉइल के लिए कंसोलिडेशन की बात पढ़ेंगे वो सॉइल क्ले रहेगी। सैंड के लिए इन जनरल हम कंसोलिडेशन की स्टडी नहीं करते। ग्रेवल के लिए तो करना बेईमानी है। ग्रेवल के लिए क्या कंसोलिडेशन पढ़ोगे भाई? पानी डाला, जितनी देर पानी डालने में लगेगा उससे जल्दी तो पानी बाहर निकल जाएगा उसमें से। सैंड में भी कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि क्ले की परमेबिलिटी बहुत कम है। तो हम इस कंसोलिडेशन की स्टडी सिर्फ और सिर्फ किस सॉइल के लिए करेंगे? क्ले के लिए करेंगे। तो कंसोलिडेशन का एनालिसिस हम किस सॉइल के लिए करेंगे? सिर्फ क्ले के लिए। हम इस कंसोलिडेशन का एनालिसिस करेंगे क्ले के लिए। ये एक बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं हम कंसोलिडेशन को आगे समझने का, क्योंकि आगे हमको कंसोलिडेशन समझना है तो ये बेसिक बातें दिमाग में होनी चाहिए। क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल है, बहुत छोटी 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 बहुत सारी बातें आएंगी आगे आपकी। तो इन सब बातों को एकदम ध्यान से सुनते चलिएगा। एकदम बहुत छोटी छोटी बातें, बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले आएंगे, बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट्स आएंगे। सारे कंसेप्ट्स को, सारे फॉर्मूले को एक एक करके सुनते चलना है आपको। चलिए, यहां तक की बात क्लियर हो गई। तो ये बात क्लियर हो गई कि कंसोलिडेशन का मतलब क्या है, कंसोलिडेशन के प्रोसेस किस सॉइल के लिए पढ़ा जाएगा, और जिस सॉइल के लिए कंसोलिडेशन का प्रोसेस पढ़ा जाएगा उसका सैचुरेशन कैसा रहेगा। तो कंसोलिडेशन का मतलब है प्रोसेस ऑफ वॉल्यूम रिडक्शन ड्यू टू रिमूवल ऑफ वाटर। जिस सॉइल के लिए पढ़ा जाएगा वो सॉइल क्ले है, और जिस क्ले के लिए पढ़ा जाएगा उस क्ले को हम फुल्ली सैचुरेटेड मानेंगे, क्योंकि हम ऐसा मानेंगे कि जिस सॉइल के लिए कंसोलिडेशन पढ़ना है उस सॉइल के लिए कॉम्पैक्शन खत्म हो चुका है। क्लियर बात? चल, यहां तक की बात अगर आपको क्लियर हो गई तो आगे बढ़ते हैं, और आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात करता हूं। अब थोड़े 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 कंसेप्ट आना शुरू होंगे। जो कंसेप्ट की बात मैं आपके साथ करने जा रहा हूं वो कंसेप्ट है द कंसेप्ट ऑफ नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल, और मतलब एंड ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल। नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल एंड ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल। कौन कौन सी सॉइल भाई? नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल एंड ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल। अब ये नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल क्या है, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल क्या होती है? नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल को इन जनरल हम एनसी सॉइल के नाम से जानेंगे आगे, और ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल को हम ओसी सॉइल के नाम से जानेंगे। एनसी सॉइल एंड ओसी सॉइल, नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल एंड ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल। ये दोनों क्या है तो छोटी छोटी दो लाइन की डेफिनेशन थी। नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल की भी एक छोटी सी डेफिनेशन, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल की भी एक छोटी सी डेफिनेशन है। लेकिन ये डेफिनेशन समझने के लिए थोड़ा सा हमको चीजों को सोचना पड़ेगा। अब एनसी सॉइल और ओसी सॉइल की डेफिनेशन क्या है, इसको समझने के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। इनफैक्ट दो स्टोरी सुनाता हूं। उन दोनों स्टोरी से आपको आइडिया लगेगा कि नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल और ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल क्या होती है। तो स्टोरी कुछ इस प्रकार रही। एक इंसान था जिसका नाम था रमेश। कुछ भी नाम दे दो, मैंने रमेश दे दिया। एक इंसान था जिसका नाम था रमेश। उस इंसान के जीवन में जिस दिन से वो पैदा हुआ था उस दिन से उसके जीवन में, उसकी लाइफ में परेशानियां आ रही थी। हर दिन कुछ ना कुछ परेशानियां आती थी। हर दिन कुछ ना कुछ परेशानियां आती थी रमेश की लाइफ में। वो परेशान हो चुका था, हर दिन डील कर रहा था परेशानियों से। लेकिन जब वो आज मॉर्निंग में सो के उठा तो आज उसके जीवन में जो परेशानी आई, इससे बड़ी परेशानी उसने आज तक के अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। हर दिन परेशानियां झेल रहा था वो। ही वॉज एक्सपीरियंसिंग द प्रॉब्लम ईच एंड एवरी डे ऑफ हिज लाइफ। हर दिन वो अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स देख रहा था। लेकिन आज जो प्रॉब्लम उसकी लाइफ में आई है
वो उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। इससे बड़ी प्रॉब्लम उसने देखी ही नहीं है अपनी लाइफ में। एक छोटी सी स्टोरी थी ये। अब इस स्टोरी का कंक्लूजन मैं अगर आपसे पूछूं कि ये जो रमेश था, जिसके लाइफ में हर दिन परेशानियां आ रही थी, और आज जो परेशानी आई है, आज जो प्रॉब्लम आई है, इससे बड़ी प्रॉब्लम उसने आज तक की अपनी लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी। तो बताइएगा मुझे, क्या रमेश आज जो परेशानी आई है उसको प्रॉपरली हैंडल कर पाएगा? क्या रमेश आज जो परेशानी आई है उस परेशानी को प्रॉपरली हैंडल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्योंकि जितनी बड़ी प्रॉब्लम आज आई है उसकी लाइफ में, इतनी बड़ी प्रॉब्लम तो उसने कभी देखी ही नहीं थी अपने जीवन में। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को डील करता हुआ आ रहा था, लेकिन आज एकदम से बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई उसकी लाइफ में, तो उस प्रॉब्लम को बियर करना, मतलब प्रॉपर तरीके से हैंडल करना उसके बस की बात नहीं थी। ये पहली स्टोरी हुई। अब इस पहली स्टोरी को मैं आपके साथ कोरिलेट करता हूं एक सॉइल के साथ। एक सॉइल थी जिसके ऊपर में हर दिन, जिस दिन से वो सॉइल इस धरती पर आई थी, उस दिन से उस सॉइल के ऊपर में छोटे मोटे कुछ ना कुछ स्ट्रेसेस आते जा रहे थे। लेकिन आज जो स्ट्रेस आया है मेरी सॉइल के ऊपर में, वो इस सॉइल के इतिहास का, इस सॉइल की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा स्ट्रेस है। इससे बड़ा स्ट्रेस आज तक इस सॉइल के ऊपर में कभी नहीं आया था। जैसे रमेश था ना, रमेश के जीवन में हर दिन परेशानियां आ रही थी, लेकिन आज जो परेशानी आई थी वो उसके लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। ये रमेश की कहानी थी। यही कहानी मैं एक सॉइल के लिए अगर आपसे बोलूं कि एक सॉइल है जिसके ऊपर में रोज कुछ ना कुछ स्ट्रेसेस आ रहे थे, लेकिन आज जो स्ट्रेस आया है इस सॉइल के ऊपर में, ये स्ट्रेस इस सॉइल की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्ट्रेस है। इससे बड़ा स्ट्रेस इस सॉइल ने आज तक के इतिहास में कभी भी बियर नहीं किया था, कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो ऐसी सॉइल को मैं नाम देता हूं नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल। द सॉइल इज टर्म्ड एज नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल। एक ऐसी सॉइल जिसके ऊपर में आज जो स्ट्रेस आया है, करंट कंडीशन का, प्रेजेंट कंडीशन का जो स्ट्रेस है, वो इस सॉइल की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्ट्रेस है। इससे बड़ा स्ट्रेस आज तक उसने नहीं देखा था। कल क्या होगा मुझे नहीं पता, कल की बात मैं नहीं करता, मैं तो आज तक की ही बात कर पाऊंगा ना। कल क्या होगा रमेश की लाइफ में वो हमको नहीं पता, हमको तो आज तक की कहानी पता है। आज तक के इतिहास में रमेश की लाइफ में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थी वो आज वाली प्रॉब्लम थी। आज से बड़ी प्रॉब्लम उसने अपनी लाइफ में कभी देखी ही नहीं थी। सेम चीज सॉइल के साथ हुई। सॉइल के ऊपर में रोजाना कुछ ना कुछ स्ट्रेसेस आ रहे थे, लेकिन आज जो स्ट्रेस आया है सॉइल के ऊपर में, वो इस सॉइल की लाइफ टाइम का सबसे बड़ा स्ट्रेस था। तो ऐसी सॉइल को नाम दिया जाता है नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल। तो पहले जरा नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल की डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल की लिखेंगे बाद में, ठीक है ना। पहले नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल लिख लेते हैं, ठीक है भाई। तो नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल क्या हुई? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल? आई होप समझ में आ गई होगी आपको ये बात कि एनसी सॉइल का मतलब क्या हुआ। इफ द करंट स्ट्रेस ऑन द सॉइल, इफ द प्रेजेंट स्ट्रेस ऑन द सॉइल इज द मैक्सिमम स्ट्रेस which the soil has ever experienced, then the soil is called normally consolidated soil. If the current stress, current बोल दीजिए, present बोल दीजिए, if the current stress on the soil, if the current stress on soil is the maximum value of stress, is the maximum stress which soil has ever experienced. If the current stress on the soil is the maximum stress which the soil has ever experienced. रमेश की लाइफ से कंपेयर करो इसको, ये जो डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, इस डेफिनेशन को रमेश की लाइफ से कंपेयर करो,
रमेश की लाइफ में भी तो हर दिन परेशानी आ रही थी, लेकिन आज जो परेशानी आई थी रमेश की लाइफ में, वो उसके लाइफ की सबसे बड़ी परेशानी थी। उससे बड़ी परेशानी उसने आज तक कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी। तो यही तो सॉइल के साथ हो रहा है कि इफ द करंट स्ट्रेस, आज की डेट में जो स्ट्रेस सॉइल के ऊपर में आया है, इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस विच द सॉइल हैज एवर एक्सपीरियंस। आज तक इतना बड़ा स्ट्रेस सॉइल ने नहीं देखा था कभी। आज जो आया है ये इस सॉइल के ऊपर के पे आने वाला सबसे बड़ा स्ट्रेस है। तो ऐसी सॉइल को मैं नाम दूंगा नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, प्रैक्टिकल एग्जांपल, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा अभी। ये कहानी क्लियर हुई? अब एक बात बताइएगा, क्या रमेश उस परेशानी को झेल पाने की स्थिति में था? क्या रमेश के लाइफ में आज जो प्रॉब्लम आई थी, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उसकी लाइफ की, क्या रमेश उस प्रॉब्लम को झेल पाता? क्या रमेश उस प्रॉब्लम को बियर कर पाता? प्रॉपरली बियर नहीं कर सकता था, क्योंकि इससे छोटी छोटी परेशानियां तो उसने देखी थी अपनी लाइफ में, लेकिन रमेश की लाइफ में आज जो परेशानी आई थी उतनी बड़ी परेशानी उसने कभी नहीं देखी थी अपनी लाइफ में। तो अगर रमेश ने इतनी बड़ी परेशानी अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी थी, तो वो उस परेशानी को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब से वो पैदा हुआ था से लेके आज तक छोटी मोटी परेशानियां तो उसकी लाइफ में हर दिन आ रही थी, लेकिन आज जो परेशानी आई थी उसकी लाइफ में, इससे बड़ी परेशानी उसने आज तक कभी बियर नहीं की थी, आज तक कभी देखी ही नहीं थी इससे बड़ी प्रॉब्लम उसने। तो उस प्रॉब्लम को वो बियर नहीं कर पाएगा। यही चीज तो सॉइल के साथ है। मेरी सॉइल के ऊपर में हर दिन कुछ ना कुछ स्ट्रेसेस आ रहे थे, लेकिन आज की डेट में जो स्ट्रेस आया है मेरी सॉइल पर, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस विच द सॉइल हैज एवर एक्सपीरियंस्ड। इससे बड़ा स्ट्रेस इस सॉइल ने आज तक कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो क्या ये सॉइल इस स्ट्रेस को प्रॉपरली हैंडल कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसकी लाइफ में इससे बड़ा स्ट्रेस तो कभी आया ही नहीं था। छोटे मोटी स्ट्रेसेस आ रहे थे इस सॉइल के ऊपर में, कर ले रही थी हैंडल ये सॉइल, लेकिन आज जो स्ट्रेस आया है इस सॉइल पे, ये इस सॉइल के इतिहास का, ये इस सॉइल की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्ट्रेस है। तो ये सॉइल इस स्ट्रेस को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाएगी, ये सॉइल इस स्ट्रेस को प्रॉपरली बियर नहीं कर पाएगी। मतलब इस सॉइल के अंदर में बहुत ज्यादा सेटलमेंट देखने को मिलेगा। नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल में सेटलमेंट बहुत ज्यादा होगा। तो दूसरा पॉइंट जो आपको नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए याद रखना है वो ये है कि दिस सॉइल शो वेरी हाई सेटलमेंट या वेरी लार्ज सेटलमेंट, वेरी लार्ज सेटलमेंट। समझे भैया बात? नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल का मतलब क्या होता है? जब भी नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल दिमाग में आए, रमेश की लाइफ से कंपेयर कर लेना, वो नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल का एग्जांपल है। क्लियर हुई बात? अब बात करते हैं दूसरी सॉइल की, दैट इज ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल। ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल या नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूं आपको। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखिए, ये एक ग्राउंड था, ये एक ग्राउंड था, ठीक है। आपके घर के बाहर एक मैदान था जिसको आप बचपन से देखते आ रहे थे, वो खाली मैदान था, बचपन में आप उस पर क्रिकेट खेला करते थे। कुछ दिनों बाद आपने देखा कि उस ग्राउंड पर एक छोटा सा मकान बन गया। उस ग्राउंड पर एक छोटा सा मकान बन गया, बहुत छोटा सा, बहुत छोटा सा, मतलब एक छोटा सा, मतलब बहुत ही छोटा समझ लो। ये बात है आज से 15 साल पहले की। ये बात मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ये सब वैल्यूज याद मत कर लेना कि 15 साल पहले की बात है तो 15 साल ही याद रखना। एक कहानी के तौर पे मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूं कि 15 साल पहले तक तो आप इस पे क्रिकेट खेला करते थे इस मैदान पे। 15 साल पहले इस मैदान पर एकदम से कोई एक छोटा सा घर बना दिया किसी ने बीच मैदान में आके। ये घर कुछ साल तक बना रहा, फिर क्या हुआ कि यहां पर, ये बाद में आपको पता चला कि ये तो किसी एक वॉचमैन था जिसको इस एरिया की पहरेदारी, इस एरिया की निगरानी करने के लिए छोड़ा हुआ था, क्योंकि किसी बहुत बड़े बिल्डर ने ये जमीन खरीद ली थी। तो उस ग्राउंड की रखवाली करने के लिए एक सिक्योरिटी पर्सन हायर किया, और वो सिक्योरिटी पर्सन ने अपना एक छोटा सा घर बना के यहां पे टेम्परेरी रहने लगा। तो एक छोटा सा लोड इस सॉइल के ऊपर में आ गया था। ये बात थी ईयर 2000 की, सपोज कर। मैं एग्जांपल ले रहा हूं भाई, ये सब याद मत कर लेना। ईयर 2000 में एक छोटा सा मकान बन गया यहां। ये मकान 4-5 साल तक बना रहा,
फिर क्या हुआ, एकदम से आप बड़े हो गए, आप बाहर चले गए, पढ़ाई करने चले गए, फिर आपका आना हुआ यहां पर अपने घर के वहां, आप लौटे 2018 में। 2018 में आपने देखा कि भाई एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई है यहाँ। 2018 में एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई है। इतनी बड़ी बिल्डिंग आपने कहीं देखी नहीं थी इस ग्राउंड पर कभी, क्योंकि ये ग्राउंड तो पहले खाली था। कुछ समय पहले एक छोटा सा घर बना था, वो ये जो सिक्योरिटी गार्ड था ये 2 4 5 साल तक रहा। उसके बाद बिल्डर ने अपनी पूरी मशीनरी और लेबर वगैरह लाके यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चालू किया और 2018 पे यहाँ पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बन के तैयार हो गई। अब जरा इस पूरी टाइम, ये अलग अलग लोकेशंस नहीं है, ईयर के हिसाब से उसी लोकेशन पर बिल्डिंग्स बनती जा रही है। 2000 साल मतलब ईयर 2000 से पहले ये मैदान खाली था, किसी भी प्रकार का कोई भी स्ट्रेस नहीं आ रहा था इस सॉइल के ऊपर में। फिर एक छोटा सा घर बना, थोड़ा बहुत लोड आया इस सॉइल के ऊपर में, लेकिन 2018 में इस सॉइल के ऊपर में एकदम से एक इतना बड़ा लोड आ गया, जितना बड़ा लोड आज तक इस सॉइल ने अपनी लाइफ में कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था। इस मैदान में आज से पहले इतनी बड़ी बिल्डिंग कभी नहीं बनाई गई थी। तो आज की जो कंडीशन, ये 2018 मतलब आज की कंडीशन मान लीजिएगा, ये 2018 में इस बिल्डिंग के नीचे जो सॉइल रही होगी, इस सॉइल ने जो स्ट्रेस 2018 में बियर किया था, इतना बड़ा स्ट्रेस उसने इससे पहले अपने इतिहास में कभी नहीं देखा था। तो इस समय पर यहां पर जो सॉइल है, उस सॉइल को मैं कहूंगा नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल। द सॉइल विल बी टर्म्ड एज नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल। आई होप क्लियर हो गया होगा। एक बात समझिएगा फिर से कि ये कोई भी सॉइल नॉर्मली कंसोलिडेटेड या फिर आगे हम ओवर कंसोलिडेटेड पढ़ेंगे, ये परमानेंट नाम नहीं है सॉइल का। आज जो सॉइल नॉर्मली कंसोलिडेटेड है, कल जाके वो ओवर कंसोलिडेटेड बन सकती है। आज जो सॉइल ओवर कंसोलिडेटेड है, कल जाके नॉर्मली कंसोलिडेटेड बन सकती है। तो नॉर्मली कंसोलिडेशन और ओवर कंसोलिडेशन इज द करंट पोजीशन ऑफ द सॉइल। इट इज नॉट द परमानेंट नेम या परमानेंट प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल। आज की जो स्थिति है, आज की स्थिति में मेरी सॉइल नॉर्मली कंसोलिडेटेड हो सकती है या फिर ओवर कंसोलिडेटेड हो सकती है। आज जो सॉइल नॉर्मली कंसोलिडेटेड है, कल जाके वो ओवर कंसोलिडेटेड बन सकती है। आज जो सॉइल ओवर कंसोलिडेटेड है, कल जाके नॉर्मली कंसोलिडेटेड बन सकती है। तो ये नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल की डेफिनेशन हो गई। उम्मीद है मुझे आपको कि ये क्लियर हो गई होगी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल। अब बात करता हूं एक दूसरी सॉइल की, जिसका नाम है ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल। द सेकेंड टाइप ऑफ सॉइल इज ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल। ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल। अब ये ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल क्या है भाई? ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल को ओसी सॉइल लिख देते हैं, स्टैंडर्ड नाम है ये, आपको ऐसा नाम लिखा मिलेंगे, ओसी सॉइल। अब ये क्या है? तो जैसे रमेश की कहानी पढ़ी थी हमने, वैसे ही एक सुरेश था, उसकी लाइफ में भी हर दिन परेशानियां आती थी भाई। जब से वो पैदा हुआ से लेके आज तक हर दिन परेशानियां आ रही थी उसकी लाइफ में। आज जो परेशानी आज जब वो सुबह उठा मॉर्निंग में, आज भी उसकी लाइफ में एक परेशानी खड़ी थी उसके सामने, लेकिन आज जो उसकी लाइफ में परेशानी खड़ी थी, इससे कई ज्यादा बड़ी परेशानियां उसने अपने पास्ट में बियर कर रखी हैं, झेल रखी हैं। हर दिन जैसे रमेश की लाइफ में परेशानी आ रही थी, रमेश की लाइफ के साथ क्या था, आज जो प्रॉब्लम आई थी उसकी लाइफ में, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। सुरेश के साथ क्या हो रहा है, सुरेश की लाइफ में भी हर दिन प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन आज जो प्रॉब्लम आई है उसकी लाइफ में, इससे बड़ी प्रॉब्लम्स तो उसने अपने पास्ट में बियर कर रखी हैं। तो आज वाली प्रॉब्लम से वो बहुत ज्यादा परेशान नहीं होगा। उसके लिए तो ये चुटकियों का खेल हो जाएगा कि बोलेगा अरे ये कोई परेशानी है, इससे बड़ी बड़ी परेशानियां तो मैंने ऑलरेडी अपनी लाइफ में देख रखी हैं, एक्सपीरियंस कर रखी हैं और बियर भी कर ली है। आज जो आई है ये तो जरा सी परेशानी है, आराम से बियर कर लेगा वो, उसको होगा ना। तो बस यही समझिए ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल। सॉइल के ऊपर में रोजाना कुछ ना कुछ स्ट्रेसेस आ रहे थे। आज जो स्ट्रेस मेरी सॉइल के ऊपर में आया है, आज जो स्ट्रेस मेरी सॉइल के ऊपर में आया है, इससे बड़े बड़े स्ट्रेसेस तो इस सॉइल ने अपने पास्ट में एक्सपीरियंस कर चुके थे। आज जो स्ट्रेस मेरी सॉइल के ऊपर में आया है,
इससे बड़े बड़े स्ट्रेसेस तो इस सॉइल ने अपने ऊपर में ऑलरेडी बियर कर रखे थे। तो फिर क्या हुआ, ये सॉइल कहलाएगी ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल। द सॉइल विल बी टर्म्ड एज ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल। क्या मतलब हुआ, इफ द करंट स्ट्रेस, इफ the soil has experienced large stress in past as compared to current stress, then the soil is called OC soil. Then soil is called OC soil. कि एक सॉइल जिसके ऊपर में आज जो स्ट्रेस आ रहा है, इससे बड़े बड़े स्ट्रेस तो उसने अपने पास्ट में, अपनी लाइफ में, अपने पास्ट हिस्ट्री में बियर कर रखे थे। तो ऐसी सॉइल को मैं कहूंगा ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल। क्या इस सॉइल में आज जो सेटलमेंट आएगा वो बहुत ज्यादा होगा कि कम होगा? ये सॉइल तो इससे बड़े बड़े स्ट्रेसेस एक्सपीरियंस कर चुकी थी ना, तो आज के स्ट्रेस से इस सॉइल पे कोई बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि इस सॉइल में जो सेटलमेंट मिलेगा वो बहुत ज्यादा लार्ज सेटलमेंट नहीं होगा। नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल में हमेशा आपको लार्ज सेटलमेंट देखने मिलेगा, लेकिन ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल में आपको कभी भी लार्ज सेटलमेंट देखने नहीं मिलेगा। तो इस टाइप की सॉइल में जो सेटलमेंट आपको मिलेगा दैट विल नॉट बी वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा लार्ज सेटलमेंट्स नहीं मिलेंगे। हम लिख सकते हैं नो सेटलमेंट, थोड़ा बहुत तो होगा, थोड़ा बहुत सेटलमेंट तो होगा, लेकिन बहुत ज्यादा सेटलमेंट नहीं होगा। वी कैन से नो लार्ज सेटलमेंट, बहुत बड़े बड़े सेटलमेंट्स नहीं मिलेंगे इस सॉइल में। क्लियर द मीनिंग ऑफ नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल एंड द मीनिंग ऑफ ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल? क्लियर। अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? इसका एग्जांपल समझिए, नोएडा में अभी वो एक ट्विन टावर गिराया है। नोएडा में एक ट्विन टावर था, वो गिराया अभी कुछ दिन पहले, है ना, सुपर टेक बिल्डर्स का जो ट्विन टावर गिरा है। जब वो ट्विन टावर था तो वहां की सॉइल के ऊपर में बहुत ज्यादा स्ट्रेस था, उस बिल्डिंग का बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ रहा था उस सॉइल के ऊपर में। आज वो बिल्डिंग डिमोलिश हो गई। जिस दिन मलबा हट गया पूरा वहां का, तो वो मैदान तो खाली हो जाएगा। तो जिस दिन वो पूरा मैदान खाली हो गया, उस दिन जो सॉइल के ऊपर में स्ट्रेस आ रहा है, उससे ज्यादा का स्ट्रेस तो उसने अपनी पास में बियर कर रखा था ना, जब उसके ऊपर में वो बड़े बड़े 2 बिल्डिंग्स खड़ी हुई थी। आज बिल्डिंग नहीं है वहां पर, तो द सॉइल विल बी, आज की डेट में जो सॉइल होगी दैट विल बी इन द ओवर कंसोलिडेटेड स्टेट, क्योंकि आज जो स्ट्रेस आ रहा है उस सॉइल के ऊपर में, उससे कहीं ज्यादा स्ट्रेस उसने अपने पास्ट में बियर कर रखा है। तो दैट सॉइल, आज की डेट में वो सॉइल को हम किस नाम से जानेंगे? द सॉइल विल बी ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल। सॉइल कैसी होगी वहां की? ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल। ये 2 तरीके की सॉइल हो गई मेरे पास, नॉर्मली कंसोलिडेटेड एंड ओवर कंसोलिडेटेड। याद रखिएगा, ये नाम सॉइल के परमानेंट बिहेवियर शो नहीं करते हैं सॉइल के लिए। आज जो सॉइल मेरी नॉर्मली कंसोलिडेटेड है, कल जाके वो ओवर कंसोलिडेटेड बन सकती है। आज जो सॉइल मेरी ओवर कंसोलिडेटेड है, कल जाके वो नॉर्मली कंसोलिडेटेड भी बन सकती है। देयरफॉर ऑलवेज रिमेंबर कि नॉर्मल कंसोलिडेशन और ओवर कंसोलिडेशन ये सॉइल का आज की प्रेजेंट कंडीशन का सिनारियो है। आज की प्रेजेंट कंडीशन के हिसाब से हमने सॉइल को नॉर्मली कंसोलिडेटेड या ओवर कंसोलिडेटेड नाम से जाना है। ये परमानेंट नाम नहीं है किसी भी सॉइल के लिए। आज नॉर्मली है, कल ओवर बन जाएगी, आज ओवर थी, कल नॉर्मली बन जाएगी। ये 2 पॉइंट्स मेरे ख्याल से आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे कि मीनिंग ऑफ नॉर्मली कंसोलिडेटेड एंड द मीनिंग ऑफ ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल। अब नॉर्मली कंसोलिडेटेड और ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल का मतलब अगर आपको समझ में आ गया है, तो आगे एक और छोटा सा टर्म है जो आपको ध्यान से सुनना है, एंड दैट इज प्री कंसोलिडेशन प्रेशर। प्री
कंसोलिडेशन प्रेशर। क्या नाम है? प्री कंसोलिडेशन प्रेशर। अब ये क्या है भाई? ये कुछ नया। प्री कंसोलिडेशन प्रेशर का मतलब सुनिए ध्यान से। सॉइल ने आज तक की हिस्ट्री में, ध्यान से सुनिएगा, सॉइल ने आज तक की हिस्ट्री में जो भी मैक्सिमम प्रेशर या स्ट्रेस, जो भी बोल दीजिए, सॉइल मैकेनिक्स के सब्जेक्ट में कभी प्रेशर बोला जाएगा, कभी स्ट्रेस बोला जाएगा, दोनों सेम मानिएगा। दोनों सेम होते नहीं है टेक्निकली स्ट्रेस और प्रेशर अलग अलग चीज होती है, लेकिन सॉइल मैकेनिक्स में इन दोनों को एक दूसरे का सिनोनिम मान लिया जाता है। कभी स्ट्रेस बोल देंगे, कभी प्रेशर बोल देंगे, एक ही बात है। तो प्री कंसोलिडेशन प्रेशर लिखा मिले या प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस लिखा मिले, एक ही बात मानिएगा। अब सुनिए है क्या ये प्री कंसोलिडेशन प्रेशर या प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस का मतलब समझिए। मेरी सॉइल के ऊपर में आज तक की हिस्ट्री में जो भी मैक्सिमम प्रेशर आया है, जो भी मैक्सिमम प्रेशर आया है, चाहे वो आज आया था या वो आज से पहले कभी आया था, जो भी मैक्सिमम प्रेशर मेरी सॉइल ने अपने ऊपर में बियर किया है, उस मैक्सिमम प्रेशर को बोलते हैं प्री कंसोलिडेशन प्रेशर। उस मैक्सिमम प्रेशर को कहते हैं प्री कंसोलिडेशन प्रेशर। द मैक्सिमम प्रेशर बियर्ड बाय द सॉइल इन इट्स एंटायर हिस्ट्री। अपनी पूरी हिस्ट्री में उस सॉइल ने जो भी मैक्सिमम प्रेशर बियर किया है, चाहे वो आज वाला प्रेशर रहा हो, चाहे आज से पहले वाला प्रेशर रहा हो, जो भी मैक्सिमम प्रेशर मेरी सॉइल ने आज तक की हिस्ट्री में बियर किया है, उस मैक्सिमम प्रेशर को मैं कहता हूं प्री कंसोलिडेशन प्रेशर। तो प्री कंसोलिडेशन प्रेशर की डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या है? इट इज द मैक्सिमम प्रेशर which has been experienced by the soil in its entire history। जो भी सॉइल ने अपनी पूरी हिस्ट्री में जो भी मैक्सिमम प्रेशर बियर किया है, उस मैक्सिमम प्रेशर को प्री कंसोलिडेशन प्रेशर कहते हैं। इट इज द मैक्सिमम प्रेशर, स्ट्रेस बोल सकते हैं, प्रेशर बोल सकते हैं, मैक्सिमम प्रेशर बियर्ड बाय या एक्सपीरियंस बाय द सॉइल इन इट्स एंटायर हिस्ट्री। मैक्सिमम स्ट्रेस या प्रेशर एक्सपीरियंस बाय सॉइल इन इट्स एंटायर हिस्ट्री। पूरी हिस्ट्री में सॉइल ने जो भी मैक्सिमम प्रेशर अपने ऊपर में बियर किया है, उस मैक्सिमम प्रेशर की वैल्यू को मैं कहता हूं प्री कंसोलिडेशन प्रेशर। अब यहां पे आप अपने मन में इस सवाल का, इस क्वेश्चन का जवाब देंगे कि नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए प्री कंसोलिडेशन प्रेशर कौन सा होगा? नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए प्री कंसोलिडेशन प्रेशर कौन सा होगा? दोनों डेफिनेशंस को दिमाग में लाइए। नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल मतलब ऐसी सॉइल जिसके ऊपर में आज जो स्ट्रेस आ रहा है, दैट इज द मैक्सिमम इन इट्स एंटायर हिस्ट्री। आज की डेट में जो स्ट्रेस उस सॉइल के ऊपर में आ रहा है, अगर वो उस सॉइल की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा स्ट्रेस है, तो उसको मैंने नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल कहा। और प्री कंसोलिडेशन प्रेशर की क्या डेफिनेशन बोल रहा हूं मैं? किसी भी सॉइल ने अपनी पूरी हिस्ट्री में जो भी मैक्सिमम प्रेशर बियर किया है, उस मैक्सिमम प्रेशर की वैल्यू को प्री कंसोलिडेशन प्रेशर कहते हैं। क्या मैं कह सकता हूं नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए प्री कंसोलिडेशन प्रेशर आज वाला ही रहेगा? प्री कंसोलिडेशन प्रेशर का मतलब क्या है? सॉइल ने अपनी पूरी हिस्ट्री में जो भी मैक्सिमम प्रेशर बियर किया है, उस मैक्सिमम प्रेशर की वैल्यू को प्री कंसोलिडेशन प्रेशर कहते हैं। नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल ने मैक्सिमम प्रेशर कब बियर किया है? आज, अभी। तो आज की डेट का जो प्रेशर है, आज का करंट प्रेशर, करंट स्ट्रेस जो मेरी नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल पर है, वही उसका प्री कंसोलिडेशन प्रेशर बन जाएगा। ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए प्री कंसोलिडेशन प्रेशर कौन सा होगा? आज वाला कि आज से पहले वाला? ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए प्री कंसोलिडेशन प्रेशर कौन सा होगा? आज वाला कि आज से पहले वाला? बनी बात, आज से पहले वाला होगा। आज से पहले वाला होगा, क्योंकि ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल जो होती है, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल में तो आज जो प्रेशर लग रहा था,
उससे ज्यादा प्रेशर उसने अपने पास्ट में बियर कर रखा था। तो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर केस वी कैन इजिली से कि फॉर एनसी सॉइल, फॉर नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल, व्हाट वी कैन से, नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए प्री कंसोलिडेशन प्रेशर कौन सा होगा, प्री कंसोलिडेशन प्रेशर will be equal to the current pressure, बोलो भाई, will be equal to current pressure, pre-consolidation pressure will be equal to current pressure, and for OC soil क्या बोल सकते हैं हम, for OC soil what we can say, OC soil के लिए क्या कह सकते हैं हम, प्री कंसोलिडेशन प्रेशर जो होगा, प्री कंसोलिडेशन प्रेशर जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन करंट प्रेशर, बोलो भाई, करंट प्रेशर से तो ज्यादा ही होगा ना ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए। भाई प्री कंसोलिडेशन प्रेशर उस सॉइल के ऊपर में आने वाला सबसे बड़ा प्रेशर की वैल्यू थी, तो सबसे बड़ा प्रेशर ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल में आज थोड़ी आया था, आज से पहले आ चुका था, तो करंट प्रेशर से तो ज्यादा ही रहा होगा प्री कंसोलिडेशन प्रेशर फॉर द ओसी सॉइल, एंड फॉर द एनसी सॉइल प्री कंसोलिडेशन प्रेशर विल बी इक्वल टू द करंट प्रेशर। यहां तक की बात आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब एक लास्ट चीज देखते हैं जरा, हमने इतनी सारी बातें पढ़ ली इसमें, हमने कंसोलिडेशन का मतलब समझ लिया, नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल का मतलब समझ लिया, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल का मतलब समझ लिया, प्री कंसोलिडेशन प्रेशर का मतलब समझ लिया, कौन सी सॉइल में स्ट्रेस कब ज्यादा हो रहा था, ये सारी बातें समझ ली। जाते जाते एक चीज और समझिए, और वो चीज है द कंसेप्ट ऑफ ओवर कंसोलिडेशन रेशियो, कंसेप्ट ऑफ ओवर कंसोलिडेशन रेशियो। इसमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं गेट में, ओवर कंसोलिडेशन रेशियो से क्वेश्चन पूछे जाते हैं गेट में, किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो बात करेंगे हम लोग बाद में। तो ओवर कंसोलिडेशन रेशियो जिसको शॉर्ट में बोला जाता है OCR, देखो ना, ओवर कंसोलिडेशन रेशियो OCR। अब ये OCR क्या है, तो OCR जो होता है फॉर एनी सॉइल इज द रेशियो ऑफ प्री कंसोलिडेशन प्रेशर, is the ratio of pre-consolidation pressure to the current pressure। का रेशियो किसके साथ निकालना है, करंट स्ट्रेस या करंट प्रेशर, जो भी आप बोलते हैं। प्री कंसोलिडेशन प्रेशर और करंट स्ट्रेस का जो रेशियो होता है दैट इज नोन एज ओवर कंसोलिडेशन रेशियो। दिस इज योर ओवर कंसोलिडेशन रेशियो। प्री कंसोलिडेशन प्रेशर और करंट स्ट्रेस का जो रेशियो होता है इसी को हम कहते हैं OCR। अब ये क्यों कैलकुलेट किया जाता है, ये तो बात की बात है, ये क्यों कैलकुलेट किया जाता है ओवर कंसोलिडेशन रेशियो, ये तो हम बाद में समझेंगे डिटेल में। लेकिन अभी फिलहाल में अगर मेरे पास दो तरीके की सॉइल है, मेरे पास एक सॉइल है नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल और एक सॉइल मेरे पास है ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल, तो कोई अगर मुझसे पूछे कि नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल एंड ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए OCR की वैल्यू क्या होती है, तो क्या बोलेंगे आप, जरा देखें। नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल की अगर मैं बात कर रहा हूं, एनसी सॉइल के लिए अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा कि प्री कंसोलिडेशन प्रेशर करंट प्रेशर के बराबर होता है, क्योंकि प्री कंसोलिडेशन प्रेशर का मतलब था आज तक की हिस्ट्री में उस सॉइल ने जो भी मैक्सिमम प्रेशर अपने ऊपर में बियर किया है उस मैक्सिमम प्रेशर को प्री कंसोलिडेशन प्रेशर बोला गया था। और करंट प्रेशर, नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल में करंट प्रेशर ही उस सॉइल के ऊपर में आने वाला मैक्सिमम प्रेशर होता है। तो प्री कंसोलिडेशन और करंट प्रेशर बराबर थे, तो बताएं भाई एनसी सॉइल के लिए OCR की वैल्यू क्या हो जाएगी। प्री कंसोलिडेशन प्रेशर और करंट प्रेशर बराबर है, तो फॉर एनसी सॉइल आई कैन इजिली से दैट द वैल्यू ऑफ OCR इज इक्वल टू 1। डायरेक्टली पूछी जाती है वैल्यूज गेट में, ESE में डायरेक्ट क्वेश्चन है ये,
एक एक नंबर में, 2 नंबर का तो नहीं होगा ये क्वेश्चन, लेकिन 1 नंबर में डायरेक्ट ये क्वेश्चन है। हाँ, इसके न्यूमेरिकल्स जो होते हैं, थोड़े से बड़े टाइप के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो 2 नंबर में भी पूछे जाते हैं गेट में। और ये सब बातें एक एक नंबर की क्वेश्चन है आपके गेट के लिए। तो एनसी सॉइल के लिए ओसीआर की वैल्यू कितनी होगी? 1 के बराबर। ओसी सॉइल के लिए कितनी होगी ओसीआर की वैल्यू? फॉर ओसी सॉइल व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ओसीआर? देखिए जरा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ओसीआर फॉर द ओसी सॉइल? ओसीआर का मतलब है प्री कंसोलिडेशन अपॉन करंट प्रेशर। फॉर ओसी सॉइल प्री कंसोलिडेशन प्रेशर इज ग्रेटर देन करंट प्रेशर। प्री कंसोलिडेशन प्रेशर करंट प्रेशर से ज्यादा है। प्री कंसोलिडेशन प्रेशर करंट प्रेशर से ज्यादा है मतलब न्यूमरेटर ज्यादा है डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर ज्यादा है डिनोमिनेटर से मतलब ओसी की वैल्यू इक्वल टू नहीं, ओसी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। न्यूमरेटर ज्यादा है ना भाई डिनोमिनेटर से, तो मतलब ओसीआर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। ये दोनों वैल्यूज याद रखिएगा। कैसे आई है ये वैल्यूज, मैंने बकायदा आपको सारे कंसेप्ट और लॉजिक समझा दिया है, और इसके साथ ही आपका एनसी सॉइल और ओसी सॉइल का एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपके लिए खत्म होता है। यहाँ पे अभी शुरुआत हुई है चैप्टर की, और इसी शुरुआत में देखिए 4-5 छोटे छोटे कंसेप्ट आ गए हमारे पास। एनसी सॉइल, ओसी सॉइल, प्री कंसोलिडेशन प्रेशर, ओसीआर की वैल्यू, ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आगे के चैप्टर में आपको यूज आने वाली हैं। अब अगले लेक्चर में जब हम मिलेंगे, तो अगले लेक्चर में मैं आपसे बात करूंगा एनसी सॉइल और ओसी सॉइल के बिहेवियर की, कि एनसी सॉइल में जब लोड लगता है तो किस तरीके का बिहेवियर शो करता है, ओसी सॉइल के ऊपर में जब लोड आता है तो ओसी सॉइल किस तरीके का बिहेवियर शो करती है। कुछ ग्राफ्स वगैरह प्लॉट होंगे वहां पर, कुछ फॉर्मूले वगैरह डेवलप होंगे वहां पर, तो एकदम ध्यान से देखते चलिएगा। अगला लेक्चर जब हम मिलेंगे तो एनसी सॉइल और ओसी सॉइल का बिहेवियर एनालिसिस करेंगे। थैंक यू।